धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। सीएए और एनआरसी के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपने जो वसूली की कार्रवाई शुरू कर रखी है, जो नोटिस जारी कर रखे हैं, उनको फौरन रद्द कर दें, नहीं तो 18 फरवरी को हमें आदेश सुनाना पड़ेगा। ये कहते हुए एक जबरदस्त फटकार सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई है। हालांकि योगी सरकार जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शब्द इस्तेमाल करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई है, यह भी कभी नहीं कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को फटकार लगाई है। लेकिन आप जानते हैं मोदी योगी की जो नई राजनीति शुरू हुई है न्यू इंडिया के अंदर, इसमें सरकारों का नाम अब भारत के साथ नहीं जुड़ता है, उत्तर प्रदेश के साथ नहीं जुड़ता है, योगी मोदी के साथ सरकारों का नाम जुड़कर रह गया है। खैर, इस टॉपिक पे कभी और बात रखने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फटकार लगाई है, ये किस मामले में लगाई है, किसकी पिटीशन पे लगाई है, और अगली सुनवाई की जो तारीख तय की है उससे पहले सुप्रीम कोर्ट योगी सरकार से क्या करने के लिए कह रहा है, विस्तार से आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के बनारस, काशी भी आप कह सकते हैं, वाराणसी भी आप कह सकते हैं, वहां से आ रही एक खास खबर पर नजर डाल लीजिए। पहले वही आपके सामने रख देता हूं। जी हां, ये खबर मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के बनारस यानी काशी यानी वाराणसी से रख रहा हूं। यहां की एक अदालत ने मोहम्मद कैफ को बड़ी राहत दी है, अग्रिम जमानत दी है, एंटी सेपेटरी बेल दे दी है। जानते हैं किस मामले में? उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था कि उसने सीएए एनआरसी आंदोलन के दौरान, प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी नारे लगाए थे। जी हां, बड़ा आसान है, सामने अगर नाम हो मोहम्मद कैफ का तो 2 मिनट में कह दीजिए पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा था, पाकिस्तान के नारे लगा रहा था, देश विरोधी नारे लगा रहा था। तो ये मुकदमा हम समझ सकते हैं, देश विरोधी नारे लगाने का मुकदमा और उसमें एंटी सेपेटरी बेल और अग्रिम जमानत। इसे आप समझ लीजिए ऐसे कि मान लीजिए आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए घूम रही है, आप अदालत में जा सकते हैं और अग्रिम जमानत ले सकते हैं ताकि पुलिस आपको गिरफ्तार ना करे। ये मैंने आपको 2 लाइनें ऐड करके इसलिए बता दी ताकि आप समझ जाएं कि अग्रिम जमानत और एंटी सेपेटरी होती क्या है। पहले हाईकोर्ट जाना पड़ता था इसके लिए, लेकिन नई प्रक्रिया के तहत क्योंकि जुडिशरी में कुछ बदलाव किए गए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसके तहत अब आप अपने जिला मुख्यालय पर जो अदालत है, जिला जो अदालत है, वहीं से ये एंटी सेपेटरी बेल ले सकते हैं। तो सीएए एनआरसी आंदोलन हुआ था, उसके दौरान बनारस के भेलूपुर थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें 16 लोगों को नामजद किया गया था। कितने लोगों को? 16 लोगों को नामजद किया गया था। सैकड़ों अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी में नाम ना होने के बाद जिन 16 लोगों पे मुकदमा है उसमें नाम नहीं था मोहम्मद कैफ का, लेकिन बाद में अज्ञात मुकदमा लिखा इसलिए जाता कि अच्छा अकरम का इलाज करना है, ठीक है, वो अज्ञात मुकदमा लिखा पड़ा है कि फला जगह बवाल हुआ था, हंगामा हुआ था, उसमें अकरम का नाम खोल दो और उसे भी उठा के जेल में डाल दो। ये एक तरीका होता है, एक टैक्टिस होती है पुलिस की, इसलिए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं। तो ये एफआईआर दर्ज पड़ी थी, इसमें जो है मोहम्मद कैफ का नाम खोल दिया। मोहम्मद कैफ को लगा कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, वो अदालत पहुंचा, अपने वकील के जरिए उसने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की, जिस पर जिला अदालत के जज राजवीर सिंह ने मोहर लगा दी और उसको अग्रिम जमानत दे दी। इस मामले में अशरफ अली नाम के एक शख्स को पहले से जमानत दी जा चुकी है, वो नामजद मुलजिमों में आरोपी है, जो 16 लोग हैं। इसके अलावा एक और शख्स है अशरफ अली खान, उसको भी अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। अब आप सोचिए अदालत जमानत किस लिए दे रही है? कि कोई सबूत ऐसा नहीं मिल रहा होगा कि वाकई में इन्होंने देश विरोधी नारे लगाए, लेकिन इनको फंसाने के लिए मुकदमा दर्ज करके इनके ऊपर तलवार लटका दी ताकि इनको जेल में डाल सकें। और सोचिए चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, अगर इस दौरान मोहम्मद कैफ की गिरफ्तारी हो जाती तो उसको लेकर मीडिया कैसे हंगामा मचाता कि देश विरोधी नारे लगाने वाला मोहम्मद कैफ पकड़ा गया, वो देश के खिलाफ नारे लगा रहा था सीए एनआरसी आंदोलन के दौरान। और भाजपा के लिए माहौल बनाने में जो यहाँ की पुलिस है वो भी जुट जाती, लेकिन अदालत ने मोहम्मद कैफ को अग्रिम जमानत दे दी। तो ये तस्वीर अलग से थी, मुझे लगा सीए एनआरसी से जुड़ी हुई है, आपके सामने रख दूं। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, इनका नाम बड़े ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे तो इनका एक स्टाइल मुझे बहुत पसंद था। जब भी किसी मामले को सुनते थे ना, निपटा के ही छोड़ते थे। 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, चाहे अगले दिन भी सुनना है, निपटा देते थे उस मामले को। ये नहीं है कि भैया अगली तारीख पर डाल दे, अगली तारीख पर डाल देते। इनके नाम, ये रिकॉर्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट में दर्ज है। अब फिलहाल ये वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस हैं, इनके साथ सूर्यकांत हैं, उन दोनों की बेंच है। उन दोनों की बेंच ने कल सुनवाई की और यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई। कहा कि शिकायतकर्ता भी यहाँ पे हो,
और आप ही अभियोजक हो और आप ही निर्णायक बन गए हो। इसे आप आसान से शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जो जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के जरिए दर्ज किए गए हैं लोगों के खिलाफ, के साहब इन्होंने सीए आंदोलन के दौरान जो है नुकसान पहुंचाया, संपत्ति को ये किया वो किया, ठीक है साहब। उसके बाद अभियोजक भी ये खुद ही बन गए, पैरवी भी इन्होंने की, तमाम चीजें। उसके बाद फैसले भी इन्होंने सुना दिए, यानी कि सब कुछ सरकार कर रही है। भाई सरकार का मतलब क्या है, जो अधिकारी पुलिस वाला है वो सरकारी तो है, उसके बाद जो अधिकारी पुलिस वाला इस मामले में जो है पैरवी कर रहा है वो भी जो है सरकार है, और जो फैसला सुना रहा है अधिकारी बनके वो भी सरकार ही है। एक एडीएम, जिले पे डीएम होता है, उसके नीचे कई सारे एडीएम होते हैं, एक एडीएम सारे मामले को निर्धारित कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, 18 फरवरी से पहले पहले या तो आप इन नोटिसों को वापस ले लीजिए, जिनकी संख्या 236 है। जी हां, 236 नोटिसों के मामले में आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है और कहा है कि अगर आप इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो 18 फरवरी को हम बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, किस तरीके का एक्शन ले सकता है और अपने आदेशों का कैसे पालन करा सकता है। परवेज आरिफ नाम के एक शख्स हैं, उनकी ओर से ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। इसके जवाब में कहा गया था कि साहब इन्होंने कहा है कि न्यायाधिकरण बनाएंगे, यानी कि एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे। आपने देखा होगा ना, योगी सरकार ने कहा था कि एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, पहले आपको नोटिस आएगा, फिर आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके साबित करना पड़ेगा आपको कि आपने कोई नुकसान नहीं किया है या आप पे ज़्यादा मुआवजा लगाया गया है, उसके बाद आपसे वसूली की जाएगी। लेकिन यहाँ पिटिशनर ने कहा कि साहब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, जिसकी मर्जी उसके खिलाफ नोटिस भेज दे रहे हैं। देखिए कैसे कैसे लोगों के खिलाफ नोटिस भेजा। जो शख्स 6 साल पहले मर चुके हैं, 2019 से पहले यानी कि 2013 में मर चुके हैं, वो 94 साल उनकी उम्र थी, उनके खिलाफ नोटिस भेज दिया। बाप की हुकूमत चल रही है, कोई कोर्ट कचहरी कानून कुछ नहीं है, जिसके खिलाफ चाहे उसके खिलाफ मुकदमा लिख दीजिए। 90 साल की उम्र से ज्यादा 2 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। बताइए 90 साल का जो आदमी इतना बुजुर्ग होगा वो कहीं जाके किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा? लेकिन शर्म नहीं आती है। नाम मुसलमान होना चाहिए, बस 2 मिनट में आतंकवादी बना देंगे, कुछ और बना देंगे। उनको जो है नोटिस भेज दिए गए। ये तमाम दस्तावेज इन्होंने परवेज आरिफ ने जुटाए और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, अब ये आदेश जारी कर दिया और कहा कि आप ही शिकायत करता हो, आप ही अभियोजक हो और आप ही निर्णायक बन गए हो, यानी कि सब कुछ आप ही कर रहे हो। अब अगर आपने ये 17 फरवरी तक वापस नहीं लिए तो 18 फरवरी को हम लोग इसमें आदेश सुनाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद योगी सरकार पर कोई फर्क पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, उस दौरान जब ये मामला सामने आया तो क्या भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने इस मामले को आपके सामने पहुंचाया? नहीं पहुंचाया, क्योंकि इससे पता चलता है कि योगी सरकार का असल में चाल चरित्र और चेहरा क्या है वो उजागर हो जाएगा। मीडिया की दुकान बंद हो जाएगी, सरकार को नुकसान होगा, चुनाव में वो हार जाएगी, और ऐसा वो कतई नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इतनी बड़ी फटकार के बाद भी ये नोटिस वापस लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट ही लताड़ लगाएगा, तभी जाके इस पर अमल किया जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।